यूट्यूब चैनल श्री राम मिश्रा फिजिक्स गुरु में। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में बताया था, आज हम उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। इट्स सॉलिड्स पार्ट 2। और जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीन चीजों के बारे में स्पेशली मैंने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक से भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा आज आपको एक दो। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों चीजें कैसे अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए काम करती हैं। और उसमें सबसे पहला वेरिएशन हमारा आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डक्टाइल मटेरियल का। देखिए, तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं सॉलिड मटेरियल्स: डक्टाइल, ब्रिटल और इलास्टोमर्स। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसका इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट काफी दूर हो। मतलब ऐसा सॉलिड जिसको आप पीटते रहें लेकिन वो टूटे ना, वो फैलता जाए और काफी दूर जाकर के वो टूटे। जबकि ब्रिटल मटेरियल कौन होता है? ब्रिटल मटेरियल वो होता है जो गिरते ही टूट जाए, जैसे कास्ट आयरन, ग्लास। अब ऐसा क्यों होता है कि ये गिरते ही टूट जाता है? क्योंकि ऐसे मटेरियल का जो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट काफी पास होते हैं। ये देखिए, ये है इसका इलास्टिक लिमिट और ये है इसका ब्रेकिंग पॉइंट। तो जब इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट करीब होंगे तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल, जैसे ग्लास, कास्ट आयरन, कच्चा लोहा। तो ये सब चीजें गिरते ही टूट जाती हैं। लेकिन यहां पर देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप में, जैसे चांदी हो गया, चांदी को पीट करके आप काफी फैला सकते हो। तांबा हो गया, आयरन हो गया, आयरन के बड़े बड़े चदरे देखते हैं, बनते हैं आप। उसका कारण यही है कि जब इसका इलास्टिक लिमिट और इसका ब्रेकिंग पॉइंट काफी दूर है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस ग्राफ में किस तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन वैरी करता है। तो ये जो आप पॉइंट ए देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब हुआ कि इस पोजीशन तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट को बताता है। इलास्टिक लिमिट मैंने बताया था आपको, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिस पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए तो बॉडी फिर से इसी रास्ते से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस पा लेती। उसके बाद सी पॉइंट। अब सी पॉइंट क्या हुआ? जब हमने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच दिया बॉडी को, अब क्या होगा? देखिए, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई। यानी बॉडी जिस लाइन से, ओरिजिनल लाइन से वापस आनी थी, अब उस लाइन से ना आकर एक दूसरे ही पाथ को उसने चुन लिया। अब वो कभी भी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन नहीं कर सकती। तो ऐसे पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और यहां से क्या होता है? बिना वजन बढ़ाए, बिना वेट बढ़ाए भी आप देखते हैं कि वो रस्सी कह लीजिए, वायर कह लीजिए, लंबी होती चली जाती। आपने देखा होगा कोई भी चीज रस्सी हो जाए या वायर हो जाए, टूटती कब है? उसके टूटने का जो पूरा प्रोसेस है, बेसिकली इस ग्राफ से उसी को बताया है। तो पहले क्या होगा? पहले आपने वजन लटकाया उसके ऊपर। वजन मतलब, अगेन मैंने कल बताया था, लोड। लोड मतलब स्ट्रेस। कल हमने यही चीज पढ़ी थी कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। इसी को दूसरे शब्दों में आप कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो ए पॉइंट है,
इस ए पॉइंट पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ये जो बी पॉइंट है ये आपका इलास्टिक लिमिट है, और ये जो सी पॉइंट है ये यील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, मतलब यहां पर बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई। और सी से डी तक क्या हुआ, बिना लोड बढ़ाए क्या हुआ, वायर अपनी लेंथ को एक्सटेंड कर देता है, यानी बिना स्ट्रेस को बढ़ाए स्ट्रेन बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से डी से ई तक क्या हुआ, थिनिंग ऑफ वायर्स का। आप देखते होंगे जब टूटने से पहले रस्सी या वायर पतली होनी शुरू हो जाती है। एंड फाइनली एफ इज द ब्रेकिंग पॉइंट, जहां एफ पॉइंट पर आकर के वो वायर, वो रस्सी पूरी तरीके से टूट जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत कोई भी चीज एक्सटेंड होती है, उसमें स्ट्रेन पैदा होता है, और फिर उस स्ट्रेन से वो ब्रेकिंग पॉइंट तक का सफर पूरा करती है टू दिस ग्राफ। तो होप आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल्ड वे में जो भी टेक्स्ट बुक है, एक एक पॉइंट्स के बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये बातें लिखी हुई हैं, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ब्रिटल मटेरियल के बारे में बताया। ब्रिटल मटेरियल गिरते ही टूट जाता है, क्यों? क्योंकि उसका इलास्टिक लिमिट और उसका ब्रेकिंग पॉइंट काफी करीब होता है। और तीसरा जो मटेरियल है हमारे पास, दैट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में कौन आ गया, जैसे रबर, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन, आप देखिएगा रबर को आप कभी भी थोड़ा सा आप उसको पुश करें, वो बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाता है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इलास्टोमर्स, ब्रिटल और डक्टाइल, ये तीन तरीके के मटेरियल को हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स, जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की। अब ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? तो होता क्या है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग को, किसी भी वायर को बार बार यूज करते हो, आपने कभी नोटिस किया इस चीज को? आप कोई स्प्रिंग ले लें और उसको बार बार यूज करें, तो क्या होगा, थोड़ी टाइम बाद वो ढीली हो जाती है। बेसिकली वो होता क्या है, उसको अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने में टेम्पररी डिले होता है। क्या होता है? टेम्पररी डिले। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। बात समझ में आई? व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? द टेम्पररी डिले इन रिटेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने में जो टेम्पररी डिले लगता है, जो वक्त लगता है, जिस प्रोसेस से वो थोड़ी ढीली हो जाती है, इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद ऐसी ही एक और टर्म है इलास्टिक फैटीग। ये इलास्टिक फैटीग क्या है? फैटीग से जैसा आप जानते हो थक जाना, ठीक है? तो फाइनली ये भी एक तरीके का प्रॉपर्टी है जिसमें बार बार कॉन्टिन्यूअसली जब आप एक ही स्प्रिंग को यूज करते हो तो क्या होता है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। और क्या होता है वहां पर, बार बार जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, बार बार जब आप उसको क्या करते हो, रिलैक्स करते हो, तो क्या होता है, वो भी थक जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर फैटीग। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको इलास्टिसिटी में पढ़ना है। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा आप जानते हो, आपने वहां पर भी पढ़ा है, स्प्रिंग के केस में भी हुक्स लॉ। तो यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें
तो कोई भी वायर मान लीजिए अगर यहां लटका हुआ है, सपोज करें यहां पे कोई वायर है, इस वायर के अंदर अभी जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, 0 है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इनिशियली क्या है, वो 0 है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लोड लटकाया, लोड लटकाते ही क्या हुआ, इसके अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया। मान लीजिए इसके अंदर इलॉन्गेशन हुई डेल्टा एल की, और यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, एफ काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, एफ। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, तो एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ, एवरेज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स 0 प्लस एफ बाई 2, 0 प्लस एफ बाई 2, यानी कितना हो गया, क्या है टॉपिक हमारा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस वायर के ऊपर कितना हो गया, शुरुआत में 0 था, बाद में एफ हो गया, तो एवरेज कितना हो गया, एफ बाई 2। अब मान लीजिए कि यहां से ये डेल्टा एल एक्सटेंड हुआ, ये एल लेंथ है और यहां से डेल्टा एल एक्सटेंड हुआ, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो स्मॉल वर्क डन फॉर डेल्टा एल एक्सटेंशन। तो वर्क डन होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ बाई 2 इंटू डेल्टा एल, फोर्स लगा एफ बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। तो यानी कि वर्क डन कितना हो गया, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा। तो ये जो वर्क डन आप देख रहे हैं, ये वर्क डन ही स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। इसी वर्क डन को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब मैं इसके फॉर्म को चेंज कर रहा हूं धीरे धीरे, देखिए, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब क्या करिए, एरिया से और एल से मल्टीप्लाई करके एरिया और एल से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अब क्या टर्म बन गया, एफ बाई को क्या कहते थे, स्ट्रेस, डेल्टा एल बाई एल को क्या कहते थे, स्ट्रेन। ठीक है, तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए इंटू एल। तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह लीजिए या वायर कह लीजिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसी को कहते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को इधर ले आइए, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो अब ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। क्या हो गया, अब इसको एनर्जी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला जाए तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर आपको एनर्जी डेंसिटी बोला जाए तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक और फॉर्मूला यहां से डेवलप होता है, जैसा आप जानते हो कि यंग्स मॉडुलस होता था क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितने के बराबर हो गया, y इंटू स्ट्रेन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। यानी एक और फॉर्मूला आपने डेवलप कर लिया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी को समझा। स्टार्ट। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं।
रुक जा मैं क्यों कर दिया टेंशन अरे रोक दे फिर भेजने में तेरे को दिक्कत अरे ना ना कुछ नहीं बात स्टार्ट आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला फैक्ट रिगार्डिंग यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडल्स ऑफ मटेरियल लार्जर द इलास्टिसिटी। यानी किसी भी मटेरियल का अगर यंग्स मॉडल्स ज्यादा होगा तो हमेशा याद रखिएगा उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा। जैसे स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। स्टील का यंग्स मॉडुलस हमेशा कॉपर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टील के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी depends upon the nature of the material of the body and independent of dimension. यंग्स मॉडुलस का बॉडी के शेप, साइज, एरिया, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं। यंग्स मॉडुलस सिंपली डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है। तीसरा पॉइंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। आप जैसे ही टेंपरेचर बढ़ाते हो उसके इलास्टिसिटी पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और उसका इलास्टिक बिहेवियर घटना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जब भी आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो यंग्स मॉडुलस किसी भी बॉडी का वो डिक्रीज करेगा। अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इंफिनिटी। किसी भी परफेक्टली रिजिड बॉडी का जो यंग्स मॉडुलस होगा वो इंफिनिटी होगा, इसको याद रखना है। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बल्क मॉडुलस तीनों स्टेट में ये काम करता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ एक ही डायमेंशन में एक्सटेंड हो सकते हैं, जबकि बल्क मॉडुलस तीनों के तीनों डायमेंशन में जा सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। ब्रेकिंग फोर्स इज द लोड mg अपॉन एरिया। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g अपॉन a। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ इनटू रो इनटू g। एरिया से एरिया कट गया, रो lg। सो अगर आपको कभी भी ब्रेकिंग स्ट्रेस पूछे तो आपने देखा मैंने डिराइव किया यहां पर, दिस इज नथिंग बट द रो lg। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, जो बहुत ही वाइटल और आने वाले बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये कारगर होने वाले हैं।